वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा, जो कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। थैंक यू हिना, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब लोग कैसे हैं? कल का दिन कैसा रहा आपका? आज का दिन कैसा गुजरेगा? 13 तारीख तक के दिन किस तरह से गुजरेंगे? और पड़ोस में जो सूरत हाल है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं अपने शो के आगाज में। बहुत बुरा हुआ है। दिल के अरमा आंसू में बह गए और बड़ी बड़ी बातें करने वाले चारों शाने चित हो गए। बड़ी बातें गुरूर जो है वो किरची हो गया, वो गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट करने वाले खुद दिल्ली का टिकट कटवा बैठे हैं जनाब। वो मैच जो जानबूझ के हारे कि पाकिस्तान ना आगे आ जाए, वो पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। और वो जो रास्ते के पत्थर बने वो पत्थर पाकिस्तान ने जो है चूरा कर दिया। अच्छा, वैसे जमील, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप उसमें जाके इवेंचुअली खुद ही गिरते हैं। तो कोशिश करें कि किसी के लिए जो है ना गड्ढा ना खोदें और किसी की राह में रोड़े ना अटकाएं। अब इस बात से ना मुझे ग्रेस वाली ट्वीट याद आ गई है। हारना जीतना तो गेम का हिस्सा है। लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं। मैं भी आज यही कहना चाहता हूँ, पड़ोसियों, ग्रेस दिखाओ, ग्रेस के साथ एम्ब्रेस करो। नहीं, ग्रेस के साथ अपनी डिफीट को एम्ब्रेस करो। हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, ठीक है। एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है, लेकिन इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े दावे, मतलब कुछ भी हो सकता है। और फिर जोस बटलर ने और एलेक्स हेल्स ने जी जो बमबारी की है ना, ओए होए कमाल कर दिया। जो इनको सांस भी नहीं लेने दिया ना, टिका के मुंह छुपाते फिर रहे थे। अच्छा, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाना जरूरी। अच्छा जमील, जोस बटलर का ये कहना था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो फाइनल्स में आमने सामने ना आए। और सॉरी, किसकी कोशिश? बटलर ने, कैप्टन का ये कहना था। और इंग्लैंड के कैप्टन का ना आए, बिल्कुल। और उनकी जो कोशिश है वो रंग लाई है और बहुत अच्छा कल उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने प्रूव किया है कि किस तरह से जो है ना वो। अच्छा जी, क्रिकेट शायकीन जो हैं वो बड़े मजे के मीम्स मार्केट में लेके आ रहे हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और हमें जो है वो हाफिज मोहम्मद इमरान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं और भारत से रावेश बिश्त साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। रावेश, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? It's a beautiful morning in India, so I'm good. और इंडिया वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, it's a game of cricket. अगर आप इंडिया इंग्लैंड मैच की बात करें, it's a game of cricket. दो टीमें खेल रही है तो एक जीतेगी, एक हारेगी। Yes, we played badly, अच्छा नहीं खेले, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो शिकस्त मिल गई। अब ये देखो, गेम ऑफ क्रिकेट है यार, इसमें मतलब नीदरलैंड्स बीट साउथ अफ्रीका, आयरलैंड बीट इंग्लैंड, जिम्बाब्वे बीट पाकिस्तान। So England is a very strong team. हमें फॉरगेट नहीं करना चाहिए कि very strong team थी। बटलर एंड हेल्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे की एंड हमारे पास क्या कोई गेम प्लान नजर नहीं आया। We surrendered very early, जिसका खामियाजा हमने भुगतना पड़ा। बट एट द एंड इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। एक ने जीतना है, बिल्कुल। वो लास्ट बॉल फिनिश हो या वो रमेश, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आपने बिल्कुल दिल पे नहीं लेना। और स्पोर्ट्स में ऐसा ही है, खेल जो है उसमें हार जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन इंडियन मीडिया को देख के बहुत अजीब सा फील होता है। कोई लीमू पानी लेके बैठा होता है, कोई कुछ लेके बैठा होता है और अजीब सी बातें हो रही होती हैं। ऐसा क्यों है? क्या वहाँ के लोग इस चीज को क्या चीज लेके बैठा होता है? लीमू पानी सेट में लेके बैठे। अच्छा। नहीं, देखिए, बहुत जज्बाती हो जाता है इंग्लैंड में। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें, अगर फुटबॉल के मैचेस देखें, वहाँ पे वो प्रूफ लेकर बैठे होते हैं इंग्लैंड वाले। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबके अपने अपने बिलीफ है। मैं सुपरस्टिशन नहीं कहूंगा, अपने अपने बिलीफ है सबके कि ठीक है, कोई दुआएं कर रहा है, मेरे को एशिया कप में बड़े मिले, वो कह रहे हैं हम दुआएं कर रहे हैं। अपने अपने बिलीफ है सबके, अपनी अपनी बिलीफ है, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने का तरीका है। हर कोई चाहता है, हर कोई फैन चाहता है कि उनकी टीम जीते। कोई ग्राउंड में इसलिए नहीं चाहता कि हमारी टीम हार जाए। सबके अपने अपने बिलीफ है, सबके अपने अपने तरीके हैं उसको सेलिब्रेट करने के, उसको चीयर करने के, अपनी टीम को हौसला अफजाई करने के अपने अपने तरीके हैं। तो वो फैन के तरीके हैं, उस पर आप क्या कह सकते हैं? करोड़ों फैंस हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। दैट्स नॉट पर्टिकुलरली एक बंदा अगर नींबू पानी लेके बैठा था तो पूरा हिंदुस्तान नींबू पानी लेके बैठा था। नहीं, जी, you're right. बैठा हुआ था, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा हुआ था। बिल्कुल, सबके अपने तरीके हैं।
जी जी जी, हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आप सबको जी। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, सारी कौम ये दुआएं कर रही थी कि बहुत बड़ा टाकरा हो जाएगा अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है, लेकिन उसके बरक्स ही हो गया। हमारा जो फाइनल है वो इंग्लैंड के साथ होने वाला है। किस तरह से देखते हैं आप? क्या इंडिया जो है वो शुक्र अदा कर रहा होगा इस टाइम कि हमारा टाकरा पाकिस्तान से नहीं हुआ? देखिए ना, दो चीजें हैं, एक तो मैच और दूसरा जिस तरह से आप लोग अभी बात कर रहे हैं, आपने इरफान पठान का भी हवाला दिया है। देखिए, हमें थोड़ा सा अपने रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है। भले वो भारत का मैच हो, भले पाकिस्तान का मैच हो, ये खेल है और बिलखुसूस क्रिकेटर्स को तो किसी भी किस्म की बात क्रिकेट से हट के करनी नहीं चाहिए। वो क्रिकेट पर बात करने को अच्छे लगते हैं और वो एम्बेसडर्स हैं। अगर कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस है, अगर क्रिकेटर्स उसके लिए आगे नहीं आएंगे ना, तो आवाम नहीं आगे आएगी। और लोगों को भी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये खेल हैं, इनको खेल की तरह एंजॉय करना चाहिए और किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर आम बंदा बात करे तो बुरी बात है, और अगर क्रिकेटर्स इस हवाले से कोई बात करें जैसे इरफान ने कहा, तो वो निहायत बुरी बात है। इसलिए थोड़ी सी तामुल मिजाजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। और जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, इंग्लैंड कोई आसान टीम नहीं है। जोस बटलर, एलेक्स हेल्स, उनकी पूरी की पूरी नंबर 11 पर अगर क्रिस जॉर्डन आते हैं तो 10 के 10 बल्लेबाज उनके बड़ी अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। और वो ऑन द डे, अगर उनका दिन हुआ, तो दुनिया किसी भी बॉलिंग लाइन के खिलाफ ऐसी ही बैटिंग कर सकते हैं जैसी उन्होंने इंडिया के खिलाफ किया है। हाँ, थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग चैलेंज जरूर प्रेजेंट कर सकती है उनको, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेस है, एक्स्ट्रा पेस है, और सिर्फ एक के पास नहीं है। पाकिस्तान के चारों फास्ट बॉलर बड़ी तेज गेंदबाजी की सलाहियत रखते हैं और वो दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन को मुश्किलात उनके लिए पैदा कर सकते हैं, उनके लिए रन्स बनाने में उनके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल हमें इंडिया के बाहर होने से ज्यादा खुशी मनाने के हमें आगे देखना चाहिए कि हमने फाइनल किस तरह से जीतना है। बिल्कुल और फाइनल को जीतने के लिए हमें हर किस्म के, देखें पाकिस्तान भी एक टाइम में आप देखें कि बाहर हो रहा था, और आयरलैंड, नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के उस मैच ने पाकिस्तान को वापसी कराई है इस वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के क्रिकेट चलाने वाले अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान फाइनल उनकी वजह से खेल रहा है, तो ये पाकिस्तान फाइनल उनकी वजह से नहीं खेल रहा है। उनके जिम्मे जो काम था वो करने में नाकाम रहे हैं। ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और लोगों के मजाक बनाने के बजाय अपने आप को देखकर अपनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए और अपनी खामियों को दूर करने के लिए आगे जाना चाहिए। ये जी बिल्कुल 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 जाने का और फाइनल में जाने का, सेमीफाइनल तो खैर पाकिस्तान खेला, लेकिन सेमीफाइनल में जाने का जो टिकट पाकिस्तान को है उसके ऊपर दस्तखत नेदरलैंड्स ने किए हैं, उसके ऊपर दस्तखत साउथ अफ्रीका ने अपनी नाकामी के किए हैं और पाकिस्तान ने बाद में उसका फायदा उठाया, जो कि बहुत खुशाइन चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हाफिज साहब। अच्छा रामेश, इंडियन टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत अच्छे मैचेस खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत ने, लेकिन इस मैच में आपको क्या लगता है कि कहाँ कमजोरियां रह गई? क्योंकि टोटल स्कोर भी अच्छा था, लेकिन 2 बैट्समैन ही आए और स्कोर वो पूरा कर गए। आपको क्या लगता है, पुअर परफॉर्मेंस रही है भारतीय टीम की कंपैरिजन किया जाए पिछले मैचेस के साथ? तो एक जवाब तो मैं आपके थोड़े से पहले वाले क्वेश्चन में देता हूँ। जैसे साउथ अफ्रीका हारा था नीदरलैंड से, उसी समय ऑन द कार्ड्स था इंडिया में, और पाकिस्तान में तो था ही था, इंडिया में भी था कि वी विल प्ले पाकिस्तान इन द फाइनल। ये इंडिया में भी ये आवाज थी, ऐसा नहीं कि कोई डर रहा था कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे, बिकॉज़ वी बीट देम इन द लीग मैचेस। तो यहाँ पे भी ये था कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा। एंड मैंने तो हाफिज भाई के साथ भी और पहले भी मैंने कहा कि यार इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी खेलने आए, आप उनको राइट ऑफ मत दो। एंड व्हेन यू राइट ऑफ समवन ना, तो वो उल्टा पड़ जाता है कई बार आपके सामने। सो ऐसा नहीं कि इंडिया वाज मतलब स्केयर्ड ऑफ प्लेइंग पाकिस्तान, दे बीट पाकिस्तान इन द लीग मैचेस। तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग यार एक बहुत बड़ा मैच हो जाएगा अगर एमसीजी में इंडिया पाकिस्तान, पूरा आईसीसी से चल रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच से भाई, तो वो तो सारे आवाम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रही है। What happened in India England मैच, आप देखें एक तो हमारी बॉलिंग तो बहुत खराब रही थी, लेकिन बैटिंग वाइज अगर हम देखें तो वी वर 20 to 25 रन शॉट्स। सूर्य कुमार यादव जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा मोमेंट वहां पे चला गया जहाँ पे एक्सेलरेट करना था, विराट को यहाँ से एक्सेलरेट करना था, वो गलत समय पे आउट हो गए। तो आपने 20-25 रन शॉट बनाए थे, और जिस टाइप की बैटिंग इंग्लैंड के टाइम में, देखो राइट टाइम से उनका वेकअप रहा है उनका, बटलर एंड हेल्स ने पूरी वहां पे 16 ओवर में मैच जीत दिए। और अगर अभी हम देखें तो अगर हम 225 भी बनाते जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, तो शायद वो भी चेंज हो जाता है। एडिलेड इज अ स्मॉल ग्राउंड, फ्लैट ट्रैक में 168 बहुत कम था इंग्लैंड के बल्लेबाजी के हिसाब से, तो वी लूज द मैच देयर।
20-25 रन स्टॉक बना एंड देन बॉलिंग 6 ओवर के बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई थी, सरेंडर्ड। तो उसके बाद कुछ बचा नहीं था मैच में, उसके बाद तो सब लोग अपना काम में बिजी हो गए, तो पता ही था कि अब तो हार ही जाए। जी ठीक हो गया। हाफिज साहब आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा कि अब किस अप्रोच के साथ पाकिस्तानी टीम को फाइनल में जाना चाहिए? देखिए अप्रोच ये की होती है कि आप फतह के लिए जाते हैं और यही सबसे बेहतर अप्रोच होती है। और कुछ स्टाइल होते हैं टीमों के खेलने के, लेकिन जो बेस्ट स्टाइल होता है वो विनिंग स्टाइल होता है, और वो जिस स्टाइल से आप जीतते हैं वही आपकी शिनाख्त होती है और वही आपकी पहचान बनती है। पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है इस वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान का पेस अटैक है। और पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अगर आया है, और पाकिस्तान ने फाइनल में आया है, सेमीफाइनल भी अच्छा खेला, उससे पहले जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। बैटिंग जब आप देखें ना कि अगर एक तो 30 रन वाला जो मैच हम हारे जिम्बाब्वे के खिलाफ, और उसमें भी पाकिस्तान के कप्तान ने ये फरमाया था कि हम 10 रन जो है वो ज्यादा हो गए, तो आपकी बॉलिंग ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। भले आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, भले आप हदफ का दिफा कर रहे हैं, तो दोनों चीजों में पाकिस्तान की बॉलिंग ने ही उसको मैच में वापस लेके आना है। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर अटैक होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इंग्लैंड के खिलाफ फतह हासिल कर सकें। 4 फास्ट बॉलर्स आपके हैं, 2 के बजाय 3 आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। शादाब 4 ओवर्स के बॉलर हैं, फिर मोहम्मद नवाज 4 ओवर्स के बॉलर हैं, फिर इफ्तिखार अहमद भी काम आ सकते हैं पाकिस्तान के। तो ये कुल मिलाकर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, इनसे ही सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अल्लाह करे कि ये उस दिन अच्छा परफॉर्म करें। लोकी फर्गुसन भी कोई बहुत बुरे बॉलर नहीं थे, ट्रेंट बोल्ट भी कोई बहुत बुरे, और टिम साउदी भी कोई बुरे बॉलर्स नहीं थे, सोडी भी बुरे बॉलर नहीं थे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मैच के लिए जब आप जिस दिन मैदान में उतरते हैं तो चीजें आपके हक में चल नहीं रही होती हैं, आप जो करना चाह रहे होते हैं वो होता नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के साथ लेकिन पाकिस्तान का पेस अटैक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक टीम के लिए ही नहीं, दुनिया की तमाम टीमों के साथ अगर उसका आप मुवाज़ना करते हैं तो पाकिस्तान के पेस अटैक का आपको बहुत नुमाया मकाम पर नजर आता है। और इंग्लैंड के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह से पाकिस्तान के पेस अटैक काउंटर करते हैं। एलेक्स केल्स हैं, जोस बटलर है, उनकी बैटिंग में आपको लिविंगस्टन भी नजर आते हैं, ब्रूक भी नजर आते हैं, एक बढ़ के गाड़ी उनको नजर आता है। और उनके लिए ये मानी नहीं रखता है कि कौन सा बैट्समैन जल्दी आउट हो गया है या किसने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया है। सही कह रहे हैं आप। उनके पास बहुत ज्यादा है, शॉट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, वो फ्लेक्सिबल बहुत हैं, वो एक ही साइड पर शॉट्स नहीं खेल सकते हैं, वो हर तरह ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान का अगर बॉलिंग अटैक इब्तदाई ओवर्स में शाहीन आफरीदी अगर काम करते हैं, पावर प्ले बहुत अहम होगा। अगर पाकिस्तान पावर प्ले में स्ट्राइक करता है बॉलिंग में और बैटिंग में, और दोनों टीमों के लिए पहले 6 ओवर ही मैच का फैसला कर देंगे। और रवीश जिस तरह से बता रहे थे ना अभी इंडिया का कि कुछ ओवर्स के बाद तो लगा कि शायद बस अब हम कब तक मैच खत्म होता है, तो इंग्लैंड ने अगर मैच जीतना है ना तो उसकी आपको 70% तक वो पावर प्ले में अपनी बैटिंग करते हुए बता देंगे कि वो मैच को किस रुख लेके जा रहे हैं। अगर वो पावर प्ले खेल जाते और हमारे पेसर्स के हाथ में सारी गेम है, यू राइट, हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह हम पहले इंडियन मीडिया की बात कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ट्रोलिंग पे उतर आते हैं। अच्छा, फैंस भी यही करते हैं, लाइक आपकी टीम है और आपके लिए ये टीम जो है वो कहाँ नहीं खेलती और जीतती, लेकिन अगर आप सेमीफाइनल तक पहुँचे और बहुत फाइट करके पहुँचे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हों, तो इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं फैंस? और खास तौर पे ऐसी बातें कि बस आईपीएल ही खेलें आप बस आईपीएल ही के लिए है, आप कोई लीग मैचेस ना खेलें। पास्ट में तो ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं कि क्रिकेटर्स के घर पर बाकायदा पथराव किया जाता है। अगर इस तरह की डिफीट का सामना करना पड़े तो हार जीत खेल का हिस्सा है, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रेस वर्ड आपने यूज कर लिया। जी रवेश, जिम्बाब्वे पाकिस्तान मैच के समय क्यों नहीं गई उसके बाद? ये बात तो आप जिम्बाब्वे पाकिस्तान मैच की बात भी कर सकते थे। मैं आपको क्लिपिंग दिखा दूंगा, आप मुझे नंबर दीजिए आपका। आपके वसीम अकरम, आपके वकार यूनुस, आपके मिसबाउल हक, आपके अकीब जावेद ने तो ये तक तब क्या हुआ था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर को रूल्स ही नहीं पता, वो यूट्यूब पे रूल्स देख के आते हैं। शायद जब रिजवान ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे इंडिया वाले मैच पे, उनको पता ही नहीं कि ये डेड बॉल नहीं है, इट्स अ फ्री हिट। तो ये देखो, ये चीजें तो चलती रहेंगी। सोशल मीडिया आई डोंट टेक सीरियसली, और
उसमें बहुत बैंटर चलता है, इतनी सारी क्राउड है, एवरीबडी उसको अपना रिएक्शन देना है उसमें, तो उसको एंजॉय करेगा। मेरे को लगता है इंडिया पाकिस्तान के बैंटर को मैं एंजॉय करता हूँ, मैं कभी सीरियसली नहीं लेता उसको। मेरे पाकिस्तानी बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं, मतलब वो ऐसे सीरियसली नहीं बोलते, बट जो लोग हैं उनके रिएक्शंस आते हैं। जब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, बहुत सारे रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे कि यार हम जिम्बाब्वे से हार गए। हम क्या नाम है, अहमद शहजाद ने तो एक शो में ये तक बोल दिया था कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा 2024 का जो T20, क्योंकि वो टॉप टेबल में 4 में ही नहीं रहेंगे, तो उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। आप यूट्यूब चेक करिए पूरा, तो ये रिएक्शन तो वो आप ठीक कह रहे हैं रवेश, you're right, आपको जो है वो रवेश you're right, ये इस तरह की जो तनकीद है, इस तरह की जो ट्रोलिंग है, ये तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए थे, बिल्कुल। लेकिन लाइक इंडियन जो फैंस हैं वो तो इसको निकाल दें टीम से, इसको ऐसे कर दें, इसको वैसे कर दें, इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए हम तो ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं, लाइक बहुत मैक्सिमम जो हम आप लोगों का ख्याल रखते हैं, पड़ोसियों का, हम सिर्फ ये कहते हैं कि म्यूजिक आहिस्ता लगाएं और शोर ना करें, पड़ोसियों में जरा शोर चल रहा है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहते। लेकिन आपके फैंस इतने ज्यादा जो है वो बातें कर रहे होते हैं। हाँ रावेश, इस तरह का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है कि क्रिकेटर्स के घर जाकर पथराव किया जाए या इतना वायलेंट तरीके से रिएक्ट किया जाए। It happened in 2007, उस समय आवाम में क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। आज इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं कि दे आर सो मच बिजी इन अदर वर्क्स आल्सो। 2007 में जब हम फर्स्ट राउंड में बाहर हुए थे, एक इंसिडेंट जरूर हुआ था उस समय, और मैं आपको सेम इंसिडेंट बताता हूँ। 2007 में सकलेन मुश्ताक के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सकलेन मुश्ताक कह रहे हैं। और सकलेन मुश्ताक के पिताजी जो थे, वालिद बोलते हैं ना शायद उर्दू में, वो बाहर आए और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा तो भाई टीम में नहीं था, मेरे यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? He was not in the playing 11। ये सकलेन मुश्ताक का YouTube चैनल पे आप वीडियो देखिए, उन्होंने कहा मेरे घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, सकलेन को बाहर निकालो, सकलेन को बाहर निकालो। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर सेम है, लोग सेम है वहां के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां यहाँ कुछ हो और वैसा वहां कुछ ना हो। अभी इंडिया बाहर हुआ, पाकिस्तान से मीम्स आ रहे हैं, जब जिम्बाब्वे से हारा तो इंडिया से मीम्स आ रहे थे। अभी देखते हैं फाइनल में क्या होता है। तो ये दौर चलता रहता है, पेंटर हर जगह होता है। मुझे लगता है इसको एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो मजा आता है, पाकिस्तान वाले मीम्स देखते हैं, मेरे को बुरा नहीं लगता। नहीं, हम भी एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। ये नोक-झोंक थोड़ी चलती रहनी चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो कल्चर है और हमारे जो लोग हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, और कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन बस रोज शाम को बैठते हैं हाफिज भाइयों में जी, रोज क्रिकेट के चर्चा। मैंने हाफिज भाई को बोला, हाफिज भाई से मैंने हाफिज भाई को हिस्ट्री याद दिलाई कि 1992 वर्ल्ड कप आपके साथ सेम हुआ, न्यूजीलैंड आपके साथ सेमीफाइनल में था और इंग्लैंड आपके साथ फाइनल में था। ये मैंने इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले हाफिज भाई को बोला कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बीट किया था 1992 वर्ल्ड कप में। इस बार भी ऐसा हो सकता है डेस्टिनी में 30 इयर्स के बाद। और देखिए सेम होने जा रहा है, बट इस बार इंग्लैंड टीम थोड़ा अलग है। उससे बेहतर है जी। हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक? देखिए दो चीजें हैं। जिस तरह से आपने बात की ना कि जो शायकीन का रद्द अमल होता है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा ही होता है। और पाकिस्तान की मौजूदा टीम इस लिहाज से खासी खुशकिस्मत है कि इनके घरों के ऊपर ना तो पथराव होता है, ना लोग इस तरह से इनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और माजी में जिस तरह से भी रवेश जिक्र कर रहे थे 2007 का, पाकिस्तान में भी 96 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम बाहर हुई थी क्वार्टर फाइनल में इंडिया से हार के, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई नहीं की गई थी। इसी तरह से इंडिया में भी जब 96 का वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया टीम के हारने के ऊपर भी बहुत लोगों ने जलाओ गिराव किया था और बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया था। फिर जब पाकिस्तान की टीम 92 के वर्ल्ड कप में बाहर हुई, 99 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारी, उस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गम गुस्सा हुआ। फिर 2003 का वर्ल्ड कप आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया से हार के बाहर हुआ। फिर 2007 का, तो ये जो लोगों का रद्द अमल है, देखें ये अपनी जगह पर इसकी एक अहमियत है। ये लोगों का प्यार और लोगों का जोश और जज्बा और लोगों का लगाव और लगन जो होता है, ये उस खेल से और खिलाड़ियों से इजहार का एक तरीका है। यही लोग अपने प्लेयर्स को उस वक्त उनकी मदद सराई करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं जब उनकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, जब वो जीत के आते हैं। यही लोग सड़कें भरते हैं, यही लोग उनके पोस्टर्स बनाते हैं, यही लोग उनको हीरो बनाते हैं। यही क्या फैन सिर्फ वही होता है जो हर वक्त आपके किस्से गाए, आपकी
तारीफ करता फैंस रहे। ये तनकीद जो भी कर सकते हैं, पथराव yes. करते हैं ये भी फैंस ही हैं, वो नफरत में तो नहीं करते ना, वो भी मोहब्बत में करते हैं, क्योंकि वो अपने उनको हाथ से देखता नहीं चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो भी चीजें जिस तरह से भी चल रही होती हैं, हमें शख्सियात को वक्त देने की बजाय ज्यादा हमें अपनी पॉलिसीज को वक्त देने की जरूरत है। क्या हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हम आगे जा पाए? देखें, अगर पाकिस्तान इस चीज के ऊपर, तो अपने आप को खुशकिस्मत हमें समझना चाहिए कि हम बुनियादी ढांचे के मुनासिब ना होने के बावजूद भी हमने बैन अवी सतह पर आलमी मुकाबले जीते हैं। क्या इंग्लैंड से ज्यादा बेहतर और अच्छी क्रिकेट फिर कोई खेलता है, या क्रिकेट को उनसे ज्यादा किसी से मोहब्बत है, या उनके पास से ज्यादा किसी के पास वसाइल होंगे? लेकिन ये जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं ना, जिसमें आलमी मुकाबले हैं, ये आपको इसमें समझना चाहिए लोगों को कि इसमें किस्मत का बहुत अमल दखल है। वरना तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स जो हैं वो इंग्लैंड को जीतने चाहिए, सबसे ज्यादा जो ट्रॉफियां हैं इस मामले में वो इंग्लैंड के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें कि वो कहां जाके आगे किस सन कब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ और कब जाके आगे उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस हवाले से पाकिस्तान के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि वो एक तो खुशकिस्मत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और दूसरा अपनी पॉलिसीज को देखें कि क्या हम आगे जा सकते हैं। ये जो पाकिस्तान की टीम है, जब ये सिलेक्ट हुई थी तो किन लोगों के ऊपर तनकीद हुई थी, किन लोगों की सिलेक्शन के ऊपर तनकीद हो रही थी? जिनकी सिलेक्शन पर तनकीद हो रही थी वो आज बेंच पर बैठे हुए हैं, वो टीम में नहीं है। इसलिए हमें बिल्कुल बड़ी हकीकत पसंदी के साथ और थोड़ा सा जो कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको देखना चाहिए। क्रिकेटर्स को क्रिकेट से हट के बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्रोलिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको भी इस लिहाज से आगे लेके आए। बिल्कुल, you're right। और रविश का पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि इसको एंजॉय करना चाहिए, हद से तजावुज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको एंजॉय करना चाहिए। दोनों हमारे साथ ही रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता और 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन जो अभी जो मैचेस जारी हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इस स्टेडियम से बहुत यादें हैं और वो है 92 के वर्ल्ड कप की। तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि सारी निशानियां पूरी हैं, जीत की सारी निशानियां पूरी हैं और हिस्ट्री अपने आप को दोहराने जा रही है। तो क्या वाकई हिस्ट्री अपने आप को दोहराने जा रही है? ये हम पूछते हैं हाफिज साहब आपसे, क्या आपको भी लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर इसी स्टेडियम से फाइनल ट्रॉफी उठाएगा? इंशाल्लाह। देखें जी, तारीख खुद को दोहराने जा रही है। हमें अब ख्वाहिश करनी चाहिए कि तारीख खुद को दोहराएगी, क्योंकि जा रही है में आपको थोड़ा बहुत खदशा रहता है, लेकिन ख्वाहिश हमारी यही है कि तारीख खुद को दोहराए। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त जिस तरह से उन्होंने एक बड़े अच्छे वक्त में अपनी बेहतर कारकर्दगी की तरफ उनका सफर शुरू हुआ, वो वर्ल्ड कप फाइनल में यहाँ पर आए हैं और इस जगह पर पाकिस्तान जिस एतमाद के साथ और जिस तरह से अगर मगर के बाद निकलते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो पाकिस्तान वो चीज़ें दोहरा सकता है। आप देखें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड ही 30 साल के बाद फाइनल में आमने सामने, गो के फॉर्मेट अलग है, मैदान एक है, मुल्क एक है, टीमें एक हैं, और पाकिस्तान की ये वाली टीम, इसमें पाकिस्तान के जो पेस अटैक है वो पाकिस्तान का बहुत शानदार पेस अटैक है, और यही एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, जिससे हमें कुछ थोड़ा हौसला ज़रूर आता है, क्योंकि ये 150 में भी इंग्लैंड को पकड़ने की सलाहियत रखते हैं और बिल्कुल तारीख दोहरा सकती है अपने आप को, और पाकिस्तान को यहाँ से वर्ल्ड कप जीत के आना चाहिए। और हमें उसके साथ साथ जब हम ये बात करते हैं कि तारीख दोहरा सकती है, तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि तारीख बदली भी जाती है, और हमें ज़हनी तौर पर दोनों चीज़ों को अपने जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि इंग्लैंड भी उतनी ही अच्छी टीम है, और जिस तरह से वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने एक नया अंदाज मुतारिफ करवाया है ना इयान मॉर्गन की कप्तानी में, तो वो टीमें उसके ऊपर अमल तो करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी टीमों के पास अभी तक वो वसाइल नहीं है, बिलखुसूस बैटिंग में। आप देखें कि अमूमी तौर पर जब आप बड़े मैचेस देखते हैं या फाइनल या नॉकआउट स्टेजेस के ऊपर, तो टीमें वहां पर ये कोशिश करती हैं कि वो पहले बैटिंग करें और मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव डालें रन्स का, और उनको हदफ के ताकुब में लेके जाएं। इंग्लैंड ने कल सेमीफाइनल में उन्होंने टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग करवाई और चेस करने के लिए गए। तो उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो अप्रोच है, उनके जो वसाइल हैं, वो बैटिंग के शोबे में पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान के पास मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, बहुत ज़्यादा एतमाद और इन्हिसार पाकिस्तान का इन्हीं के ऊपर होगा, और यही
हमें लोगों को यही ख्वाहिश भी है, लोग यही तवक्को भी करते हैं कि वो बहुत अच्छा खेल पेश करेंगे और वो कर भी सकते हैं। उनकी सलाहियत इतनी है, उनकी सलाहियतों के ऊपर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है तो तवक्कुआत में इजाफा भी हुआ है और लोग ज़्यादा पुरजोश भी हुए हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल आप नासिर हुसैन को सुन लें, आप दुनिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स को सुन लें, तो सब इस लिहाज से पुरजोश है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हुस्न है एक। देखें, ये जो फॉलोइंग है ना, ये आप खरीद नहीं सकते हैं। ये जो लोगों का प्यार है, लोगों का जोश और जज्बा है, ये जो परिस्तान है ना, इनको आप खरीद नहीं सकते हैं। ये मतलब एक कुदरती सी चीज है जो पाकिस्तान की टीम के साथ चलती है। मतलब आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, वेस्ट इंडीज में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, श्रीलंका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, ये जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का एक अलग सा फ्लेवर है ना, जो कि दुनिया में किसी और टीम के साथ जुड़ा नहीं होता। तो ये पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत ब्लेस्ड है। अच्छा, लोग उनको खेलते हुए देखना पसंद करते हैं। लोग अपने काम छोड़ के पाकिस्तान के क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक फ्लेवर है, जिस वजह से आप देखें कि आज जब इंग्लैंड के खिलाफ है तो भी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, जब इससे पहले भी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल देखना चाह रहे थे, आप एबी डिविलियर्स को सुन लें, आप दुनिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स को सुन लें, आप को सुन लें, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को सुन लें, तो वो सब ये ख्वाहिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो। तो वो इस वजह से है कि ये जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है ना, तो फिर लोगों को एशेस भूल जाती है। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप कम से कम और कुछ नहीं तो दुनिया के 2 अरब लोगों को एंगेज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल है। फिर तो क्रिकेट क्रेज जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाता है जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हो रहा होता है। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि इंग्लैंड को चेज पसंद है। अच्छा, मैं रावेश साहब आपसे जानना चाहूँगा, बायलैटरल सीरीज जो है वो इंडिया उससे क्यों भाग रहा है? इस पे जो है वो पाकिस्तान की दावत पर आप पाकिस्तान भी नहीं आकर खेलना चाहते और आपका ये कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया जाए। फिर बहुत कोशिश की गई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान कि ये सीरीज़ हो, लेकिन फिर आपका ये कहना था कि हमें वजारत दाखिला की जानिब से इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये सीरीज़ खेलने से क्यों भाग रहे हैं आप, और पाकिस्तान आकर खेलने में क्या कबाहत है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जैसा आपने कहा कि भाग रहे, इट्स नॉट, भाग नहीं रहे। ये और पाकिस्तान की लास्ट सीरीज आप देखें, पाकिस्तान आए थे 2012 और 13 में लास्ट सीरीज उनकी खेली गई थी। ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट पॉलिसी में ये है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। मैं पॉलिटिकल टर्म्स में अगर इसकी बात करूं, इंडिया पाकिस्तान की, आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल क्या है हमारे, बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ क्या कह सकते हैं कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है हमारा। एक कुछ तो हालात है ना जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तलखी है, कुछ क्या कह सकते हैं उसको, गुस्सा है या नाराजगी है दोनों मुल्कों के बीच में, कुछ तो है जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं या हम वहां पे अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मसाइल है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का ये रुख है कि अभी पाकिस्तान के साथ हमें बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी। लेकिन अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रवेश? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो स्पोर्ट्स है वो तो कौमों को जोड़ती है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तो आपको एक करती है। आप देखिए, आपने जितने मर्जी आपके इख्तिलाफात हो, आप ग्राउंड में जब उतरते हैं तो आप इकट्ठे खेल रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी सियासत को लाना मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, इंडिया is playing Pakistan in ICC tournaments, right? In Asia Cups. We are not playing the bilateral series because we have a policy. I think that I will stand by my government's policy. उनका बिल्कुल रुख सही है क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम भी ऐसा ही सोचती है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट आवाम से बनती है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, उनको हमने चुना और बहुत मेजोरिटी के साथ उनके पास सीटें। तो ये जनरल एक परसेप्शन है इंडियन क्राउड का, जिसको गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये अवाम का डिसीजन है कि अभी हमारे उनके साथ टेररिज्म के टॉक्स, टेररिज्म एंड टॉक्स एक साथ नहीं चल सकती है, ये मानना है। इसकी वजह से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं है। अभी जैसे जो अभी बात आई थी कि एशिया कप में वहां टीम नहीं भेजेंगे, उसका भी मसाइल नहीं था कि इंडियन प्लेयर्स अगर वहां पे सेफ फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ मसाइल दूसरे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के रिलेशन दूसरे हो सकते हैं, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान के रिलेशन दूसरे हो सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन उन सबसे अलग है। That's why they were saying कि we will not send our team to Pakistan. That's because of the security reason. क्योंकि हमारी और पाकिस्तान की भाई कुछ तो वजह है ना, चाहे कोई सा भी इश्यू हो, कुछ तो प्रॉब्लम है।
तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं रवेश, सॉरी टू से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको दूर करने की कोशिश की जाती है तो वो दूर होती है। और आपने भी अभी अपने कमेंट्स में कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जिस पे मुझे बहुत एतराज है, लेकिन हम चूंकि एक फ्रेंडली टॉक का, मैं नहीं चाहता कि आपने जो 2-3 वर्ड्स बोले हैं मैं अब उस पे कमेंट करना शुरू हो जाऊं। लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें भारत से ज्वाइन किया और क्रिकेट पर बात की। T20 वर्ल्ड कप जारी है और भारत जो है वो फाइनल नहीं खेल सका, आउट हो गया सेमीफाइनल का मैच उन्होंने खेला, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली की टिकट कटवाई और पाकिस्तान फाइनल मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो है वो फाइनल मैच होगा बिल्कुल। और हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपका तजिया बिल्कुल ठीक है। आपने जिस तरह कहा कि पेसर्स के साथ हमें जाना चाहिए और अटैकिंग पोजीशन में हमें खेलना चाहिए, शुरू से ही मैच को पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए। एक बार फिर रवेश बिष्ट, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडिया, एंड हाफिज मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी, अब लेंगे एक ब्रेक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद सुनो पाकिस्तान में। और अब क्रिप्टो करेंसी पर हम बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है वो 2 दिन पहले बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई और क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, पूरी दुनिया में इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत से ममालिक में तो ऐसा है कि गाड़ियां तक आप बाय कर सकते हैं इस क्रिप्टो डिजिटल करेंसी से, और इसको रेगुलराइज कर दिया गया है, इसको लीगलाइज कर दिया गया है और शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ख़ास तौर पर कोरोना के दिनों में जब लोग घरों में थे तो एक रिपोर्ट सामने आई कि यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी दिनों में मिलियनेयर्स बन गए। और पाकिस्तान में अभी तक ना तो क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी जो है वो लीगलाइज हुई है, ना ही रेगुलराइज हुई है। बहुत सी इस पर बातें भी हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग आज भी ममनुआ है, स्टेट बैंक की तरफ से इस पर इजाज़त नहीं दी गई। तो रातों रात 2 दिन पहले लाखों लोगों के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। तो ये मार्केट क्रैश हो गई, किस तरह हो गई और पाकिस्तान में अभी तक इसको रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया, या करना भी चाहिए या नहीं करना इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं कि हम इसमें ट्रेडिंग करें, और क्योंकि पैसे कमाने का आसान तरीका भी है और बहुत अपीलिंग भी है, बहुत अपीलिंग, अट्रैक्टिव है। कोई भी इस तरह की चीज होती है, चाहे सबसे पहले जमील ने खैर बहुत अच्छा और बताया, लेकिन इन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये है क्या, क्रिप्टो है क्या। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज क्रिप्टो, और इस पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है क्रिप्टो एक्सपर्ट ऑन अब्बास ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, ऑन सबसे पहले तो आसान अल्फाज में देखने वालों को एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज क्रिप्टो। जमील थोड़ी एडवांस स्टेज पे चले गए कि होनी चाहिए लीगलाइज या नहीं होनी चाहिए, अट्रैक्टेड क्यों हैं लोग, क्यों खरीदना चाहते हैं या क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बेसिक्स क्या है, बेसिक्स क्या है, इसको आप ए से स्टार्ट करें, हमें पहले तो बता दें। हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है जी, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी में इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी और किस्से कहानियां सुन के आए हैं। एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया। अब किसी भी चीज़ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे प्राइमरी और पहली चीज़ आपने ये देखनी होती है कि जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले दौर में उसकी क्या डिमांड और रेलेवेंस हो। अगर तो वो पब्लिक में डिमांड और रेलेवेंट होगा तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा होगा। अब वो प्रोडक्ट इन डिमांड और रेलेवेंट एक ही सूरत में होगा अगर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा तो। और क्रिप्टो करेंसी की आज अगर पाकिस्तान में आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछ लें कि फलां क्रिप्टो करेंसी में क्यों सरमायाकारी की, ये क्रिप्टो करेंसी क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है या इसका प्रोडक्ट क्या है, तो लोगों को नहीं मालूम, लोगों को नहीं पता। अब सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, और एक सादा सी मिसाल देके मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ग्रोसरी स्टोर है जिसका नाम है AYZ या ABC ग्रोसरी स्टोर। ठीक है। अब ये ग्रोसरी स्टोर अपनी दुकान के बाहर एक काउंटर लगाता है और लोगों को बोलता है कि मेरी दुकान से किसी को अगर कोई सामान चाहिए तो सबसे पहले वो मेरी दुकान के बाहर जो काउंटर है उससे मेरा ABC टोकन खरीदे। अच्छा। और मेरी दुकान से जितनी भी खरीदारी होगी वो उस टोकन के जरिए होगी। तो अब लोग आएंगे, उसका टोकन खरीदेंगे और उसकी दुकान से खरीदारी करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे वो जो टोकन है इसके 2 तरह के खरीदार हो। एक तो वो खरीदार होगा कि जिनको
उसकी दुकान का सामान चाहिए, इस वजह से वो टोकन खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। दूसरा खरीदार वो है जो बाहर खड़ा होकर ये देख रहा है कि इस बंदे की दुकान चल रही है और आज इस बंदे का ये जो टोकन है कि जिस टोकन के जरिए इसकी दुकान से सामान खरीदा जाता है, आज इसका ये टोकन 10 रुपए का एक है तो कल को इसकी सेल्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी, यही टोकन 20 रुपए का एक हो जाए। तो एक साथ तो बहुत आज सस्ती कीमतों पे इसका टोकन खरीद लिया जाए। अरे वाह, ओके। तो एक तो उस दुकान की चीजों के इस्तेमाल करने वाले को वो टोकन चाहिए, दूसरा इन्वेस्टर जो बाहर खड़ा होकर उसकी चलती दुकान को देख के अंदाजा लगा रहा है कि कल को ये मजीद चलेगी, उसको उसका टोकन चाहिए। तो बाइंग होगी, उसकी डिमांड बनेगी और ओवरऑल उसके टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर टोकन है ये उस दुकान की क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, अब अगर एक इन्वेस्टर ने ABC टोकन या ABC क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो उसके लिए ये जानना लाजिम है कि ये टोकन का इस्तेमाल क्या होता है। उसको देखना है कि ये टोकन जिस दुकान की सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इस टोकन की वैल्यू इस दुकान की सेल्स पे डिपेंडेंट है, तो उसको सबसे पहले उस दुकान को असेस करना है कि वो दुकान कैसा परफॉर्म कर रही है। और अगर उसे लगता है कि वो दुकान आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म करेगी तो तभी वो उसके टोकन में सरमायाकारी करेगी। और उस दुकान में है क्या, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, उस दुकान में है क्या उस दुकान में वो सामान पड़ा है कि जो रेलेवेंट है। हाँ। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब ये जो दुकान वाला है, इसने ये जो टोकन लॉन्च किया है, अब ये इतने टोकन इशू कर रहा है, हर कोई इससे टोकन खरीद रहा है, इन्वेस्टर खरीद रहा है, आप खरीद रहे हैं, फिर आपने खरीद का आपको दे दिया, आपने खरीद को आपको दे दिया। अब इस दुकान वाले को एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर ये सारा हिसाब किताब कर ले। ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को ब्लॉकचेन बोलते हैं। ओके। जिसमें हर ट्रांजैक्शन जी कोड की शक्ल में, ब्लॉक की शक्ल में उस सॉफ्टवेयर पे स्टोर हो जाती है। और मिसाल के तौर पे आपने उस काउंटर से टोकन लिया, आपने लेके उनको दिया, उन्होंने मुझे दिया, तो ये तीनों ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स की शक्ल में उस सॉफ्टवेयर पे स्टोर हो जाएंगी और हर ट्रांजैक्शन दूसरी से चेन की तरह लिंक होगी। तो इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं। दैट इज क्रिप्टो करेंसी। अब स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि जिस कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में ऑफर कर रही है। ऐसे ही है। आप देखते हैं कि वो कंपनी फूड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, कुछ भी है, और आप देखते हैं कि उसका प्रोडक्ट की अगर डिमांड है और आने वाले दौर में उसकी रेलेवेंस होगी, उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगी, एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा होगा। इसी तरीके से दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई कंपनी है जो डिजिटल स्पेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही। ओके। अब सबसे पहले इन्वेस्टर को देखना है वो जो जिस क्रिप्टो करेंसी को वो खरीद रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक शेयर की तरह है। जिस क्रिप्टो करेंसी को वो खरीद रहा है, जिस कंपनी ने ये क्रिप्टो करेंसी बनाई है, डिजिटल स्पेस में वो क्या ऑफर कर रहा है या क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है, और क्या उसके प्रोडक्ट और सर्विस का डिजिटल स्पेस में इस्तेमाल है भी सही या नहीं। अब यहां पे एक और पॉइंट आ जाता है बड़ा जबरदस्त के, देखिए स्टॉक मार्केट दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उन कंपनीज का प्रोडक्ट आपको हर बंदे को, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो डिजिटली लिटरेट है या नहीं है, उसको उसके लोकल सुपर स्टोर की शेल्फ पे भी नजर आ जाएगा। स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपकी रोजमर्रा जिंदगी में है, मगर 7.5 अरब आबादी में से कितने % लोग हैं जो डिजिटल और ऑनलाइन स्पेस को यूज करते हैं? कम है। मतलब ये YouTube, Facebook देख लिया, ये एक अलग बात है। करोड़ों में होंगे शायद। करोड़ों में होंगे। इसका होंगे। मतलब है, पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले में या बाकी मार्केट्स के मुकाबले में क्रिप्टो करेंसी एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास, उसकी ऑडियंस वैसे ही थोड़ी है। अच्छा। और दूसरी बात, फिर कोई भी न्यूज आती है, कोई भी माइक्रो फैक्टर बनता है, मार्केट क्रैश कर जाता है। और ये मार्केट बहुत नई है। आज अगर बिटकॉइन की वैल्यू क्यों है? बिकॉज इसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है। यानी अगर आपके पास, एक इन्वेस्टर के पास पैसे हैं, वो अपार्टमेंट लेता है, घर लेता है, वो उसको किराया देता है, स्टॉक्स बाय करता है, वो उसको डिविडेंड देता है, यानी उस चीज में इन्वेस्ट करे जो कुछ बना के आपको दे। बिटकॉइन क्या बना के देता है? इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी ये डिजिटल गोल्ड है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, और सब लोग कहते हैं फिर गोल्ड की भी तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आप सोना खरीदते हैं ज्वेलर से जाके, पड़ा वो कुछ आपको कमा के तो नहीं देता। लेकिन गोल्ड ने अपनी इररिप्लेसेबिलिटी को पिछले 5000 साल से मनवाया है। बिटकॉइन को बने 12 साल हुए। तो बिटकॉइन को आप अगले कम से कम अगर 5000 साल नहीं देने, 50 साल तो दे। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से जो है वो 2 सवाल मेरे जहन में आए हैं। एक तो आपने जिस तरह स्टोर की एग्जांपल दी कि आप कॉइन खरीदें और फिर देखें वो कॉइन क्यों खरीदा जा रहा है, उसको रेगुलराइज करना क्यों ज़रूरी है, वो दुकान कितनी चल रही है और वो कॉइन लेने वाले को फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा। देखिए ये सब डिजिटल है,
ये सब जो है वो आपके दिमाग में है, आपके हाथ में कुछ नहीं। जी। ठीक है, आप देखें कि मेटावर्स, NFTs, ये तमाम जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं अब इसको, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग है वो क्रिप्टो में होती है। ठीक है, हाँ। क्रिप्टो के अलावा वो किसी भी दूसरी करेंसी में है ही नहीं। आपने NFTs खरीदने हैं, बेचने हैं, आपने मेटावर्स पे का। अच्छा, ये वर्ड्स मैं उन बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि आजकल बहुत इन है, फेमिलियर है इन टर्म्स से। बहुत इन है आज ना, इतने इन हो चुके हैं आज के आजकल तो मुझे लगता है कि फोन में देखते ही यही रहते हैं आजकल के नौजवान। लेकिन ये गैर कानूनी भी है। इसके अलावा आप देखें, हमारे मुल्क में तो वैसे ही नेट के बड़े मसाइल हैं। ठीक है, अगर आपका जो है वो स्विच ऑफ हो जाए नेट, ठीक है, आप किधर जाएगी आपके सारे पैसे और डिजिटल करेंसी और देखिए इंटरनेट का इतना इस पे नहीं है, मतलब वो नहीं है कि नेट स्विच ऑफ हो जाए। देयर आर सो मेनी वेज। मेन चीज इसमें देखने वाली 5G पे नहीं गए। 5G पे नहीं गए। मेन चीज देखने वाली ये है कि देखिए एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ पे आपको पता होगा, आज से अगर 1-1.5 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी, मतलब चौथी बड़ी डाउनलोड की जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिप्टो रिलेटेड थी। अच्छा, और पाकिस्तान के अंदर पिछले साल एक सर्वे के मुताबिक $20 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने की है क्रिप्टो करेंसी में। और उसमें से एक कंपनी ने कितना बड़ा धोखा किया जो कि फेक स्कैम था और फेक एग्जैक्टली। नोटेबल बात यह है कि जितने लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट की किस्से कहानियां सुन के मार्केट में आते हैं, इन्होंने किस्से कहानियां सुने हैं इन्वेस्टर्स के, लेकिन आज पाकिस्तानी ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा पड़ गया, मतलब इसकी ट्रेडिंग ज्यादा स्टार्ट हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नोटेबल ये है कि देखें, अगर आप पिछले 100 साल की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो हर 8-10 साल के बाद दुनिया खत्म हो रही है वाला फेनोमेना मार्केट में आता है। 2008 का रिसेशन आया, उसके बाद 1987 का रिसेशन आया, लेट 90s में स्टॉक बबल बस्ट हुआ। यानी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हर 8-10 साल के बाद एक आपको इवेंट मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि बस दुनिया खत्म हो रही है, क़यामत आने वाली है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस और रिच एक्चुअली इन्वेस्ट and they start to pump the market, और वो वहां से एक्सेसिव बाइंग अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल मेरे ज़हन में आया। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग है, अगर आप डॉलर्स में कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी मुल्क से कर रहे हैं, तो आप पाउंड्स में कर रहे हैं या पाक रुपीस में, ज़्यादातर डॉलर्स में होता है। ठीक है, तो क्रिप्टो डिजिटल करेंसी लाने वालों का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हम जिस तरह ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया बनती जा रही है, तो करेंसी भी एक ही होनी चाहिए और उसकी ट्रेडिंग भी जो है वो एक ही तरीके से होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर 20,000 से ज्यादा कॉइन्स क्यों मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिए? उसकी वजह देखें, ये उनका सोच उनकी थोड़ी डिफरेंट है। जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है, इसकी सोच ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी करेंसी हो कि ना तो उसकी कदर में इजाफे और कमी का तयन कोई तीसरा करे, और ना उसका कंट्रोल किसी तीसरे के पास हो। आज जो आपके पास पाकिस्तानी रुपये या डॉलर है, आपने अगर किसी को वो देना है, आपको 10 जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो देखिए, इन्वेस्टर्स के हाथ में है ना उनकी कीमत का तयन करना। आप देखिए कि NFTs में बड़ी बड़ी कंपनीज जब किसी एक को बाय कर लेती हैं तो $2 वाली चीज $200 की हो जाती है, तो वो कर रही है ना कंट्रोल। तो वो आम देखें, वो पब्लिक डिमांड बना रही है ना, रेगुलेटेड। जैसे आपकी जो फियाट करेंसी है, उसकी जो डिमांड है या उसकी वैल्यू का तयन तो आपका सेंट्रल बैंक कर रहा है। वो दे आर प्रिंटिंग इट क्रेजी, वो उसे छापते जाएंगे, उसकी वैल्यू की जितना मर्जी ले जाएंगे। डॉलर के साथ भी मतलब वो जो कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स वाली गेम है वो इसमें भी है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक से हम अलग हो जाएं, लेकिन आप ये देखें कि आप इंडिविजुअली लोगों के उसमें आ जाएंगे। इन्वेस्टर्स आपको कंट्रोल कर रहे होंगे और आपकी करेंसी इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये भी एलिमेंट इसके ऊपर होगा। मगर ये जो रीसेंट क्रैश मार्केट का, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्रैश है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, आज इंटरनेट अगर आपके घर में नहीं हो तो आपको वही फील आता है जैसे लाइट नहीं है, बिल्कुल बिजली नहीं है, आपको वही फीलिंग आती है। इंटरनेट के बगैर आज हमारे घर के बड़े भी नहीं रह सकते। True. जवान तो अपनी जगह पे, बड़े भी नहीं रह सकते। इंटरनेट आज इतना ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। 1995 में बिल गेट्स से किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज इंटरनेट, तो आगे से उसका जवाब था इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। और आप देखें 1995 यानी 15, 20, 25 सालों के अंदर इंटरनेट ने आज टोटल ऑक्यूपाई कर लिया है इवन हमारी रोजमर्रा जिंदगी, हमारे लाइफस्टाइल्स को। और दुनिया में आज जितनी भी सेल्स हो रही हैं, रिटेल सेल्स, उनका 10% आज इंटरनेट सेल्स होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटरनेट को तकरीबन 20 से 25 साल लग गए पूरी दुनिया की टोटल रिटेल सेल्स के 10% को एक्वायर करते करते। अब आप आ जाएं करेंसीज की तरफ और मनी की तरफ। आज पूरी दुनिया में जो अवेलेबल मनी सप्लाई है वो तकरीबन $100 ट्रिलियन है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी का आज का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन $700-800 बिलियन होगा, ठीक है।
अब अगर आने वाले, और इसको बने हुए 12 साल हो गए हैं, आने वाले 10-15 सालों में जिस तरह से इंटरनेट ने 20-25 सालों में रिटेल सेल्स के 10% को एक्वायर किया, अगर क्रिप्टो करेंसी टोटल अवेलेबल मनी सप्लाई के 10% को एक्वायर कर लेती है तो इसका मार्केट कैप तकरीबन 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर होगा, जिसका मतलब है इथेरियम ऑटोमेटिकली आपको $20,000 के ऊपर मिलेगा और बिटकॉइन जो है वो आपको बहुत हाई प्राइसेस के ऊपर मिल सकता है। ये पर्सपेक्टिव है कि जिसके ऊपर इन्वेस्टर को, कोई भी इन्वेस्टर है, उसको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टर याद रखें कभी भी किसी मार्केट से लॉयल नहीं होता। मसला पाकिस्तान में यहाँ पे ये है कि हमें क्रिप्टो करेंसी से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर नहीं बनना, आपने इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में क्या करेगा? 1 लाख रुपया है, 25% 40% स्टॉक्स में देगा, 30% क्रिप्टो में देगा, कुछ रियल एस्टेट करेगा। तो यू हैव टू बिकम एन इन्वेस्टर, नॉट अ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर। अच्छा, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जो यंगस्टर्स की मैंने मिसाल दी कि वो बहुत क्रेज हो चुका है बेसिकली क्रिप्टो का, तो वुड यू एग्री कि स्टॉक्स आज भी बेहतर है? स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए? पाकिस्तान में तो देखें लाइट और इंटरनेट का वैसे ही बहुत मसला है, और पूरी दुनिया, आपने बिल गेट्स की एग्जांपल दी, तो आज की ताज़ा मिसाल इलॉन मस्क है, जो उनका जो सैटेलाइट वाला एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और पूरी दुनिया जो है, जब इंटरनेट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर भी हम पाकिस्तान देखें, आप 15-20 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम आज भी पीछे हैं 15-20 साल इन सारी चीज़ों में। तो इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, डू यू थिंक कि स्टॉक्स आज भी बेहतर हैं और क्रिप्टो की तरफ ना जाया जाए? देखिए, बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी के प्रोडक्ट के जो सारफीन हैं, उनकी निस्बत स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी के प्रोडक्ट के सारफीन बहुत ज़्यादा हैं। आज भी स्टॉक मार्केट की कंपनीज के प्रोडक्ट की ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। आई एम प्रो क्रिप्टो, लेकिन मैं ये कहता हूं एक इन्वेस्टर को, पहली बात तो ये है कि मार्केट में आना चाहते हो, इस बात का तायुन करो, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है। बिकॉज जो मार्केट में आप आए हो, किससे कहानियां उन लोगों के सुन के आए हो जो इन्वेस्टर थे, ट्रेडर नहीं थे। पहली तो ये तायुन करो इस बात का। अगर आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट में आते हो तो फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, सारे अंडे एक ही बास्केट में बिल्कुल मत रखो। बिल्कुल। अच्छा, और ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट गिरावट का शिकार क्यों है और क्यों क्रैश कर गई है? इसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि 2021 में हमने देखा कि बड़ा बूमिंग टाइम था, ऑल्दो इट्स नॉट लीगल इन पाकिस्तान, लेकिन हर जगह इसकी बात हो रही थी और बहुत एक पीक का जो है ना, वो गोल्डन टाइम था और बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत सारे पैसे कमाए। जैसा जमील ने भी बताया कि बहुत सारे नौजवानों ने जी बहुत पैसे कमाए। अभी गिरावट का शिकार क्यों है? देखिए, माइक्रो फैक्टर, जब भी मार्केट में क्रैश आता है, स्टॉक मार्केट मल्टीपल टाइम्स क्रैश हुई है, माइक्रो फैक्टर कई मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें, अच्छा जी, बाइनेंस और FTX, बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, FTX दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सचेंज है। इन दोनों का इशू था, मसला था, और उसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी क्रैश कर गई। सबसे ज्यादा नोटेबल बात यहाँ पे ये है, आप दुनिया की कोई इंडस्ट्री उठा के देख लें, जब इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही होती हैं तो उनमें ट्रायल एंड एरर होता है। जब ये आप देखें, जब नए जहाज आए थे और एविएशन ये जो है इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ था, आज से 30 साल पहले जो क्रैश रेट था जहाजों का आज कम है, पहले ज्यादा होता। बिल्कुल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, और स्टॉक मार्केट को आप देख लें, मल्टीपल टाइम्स क्रैशेस हुए। क्रिप्टो करेंसी को हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये बहुत नई मार्केट है, इसको 12 साल हुए हैं बने हुए, दैट्स व्हाई ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। नंबर 2, नंबर 3 ये कि क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट और बाकी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस के इन्वेस्टर्स की निस्बत ज्यादा इमेच्योर और नाइव है। स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर मिलेगा, बिल्कुल, जो थोड़ी सी रिसर्च करके जाता है, उसको पता है यार मैं ये कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो वो दुकान में जाके उस कंपनी के प्रोडक्ट को घर लाके टेस्ट भी करेगा कि ये कंपनी साबुन कैसा बनाती है, चेक तो करूं, अगर मुझे नहीं पसंद आया, लोगों को नहीं पसंद आएगा, लोगों को नहीं आएगा तो मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर क्यों बनूं? क्रिप्टो करेंसी का ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो किससे कहानियां सुन के बने और सोशल मीडिया देख के बने। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, वुड यू एग्री विद मी कि ये जो दुनिया में एक जंग चल रही है, सरमायादारी की जंग चल रही है और पावर गेम चल रही है, खास तौर पर यूक्रेन वॉर का कितना इम्पैक्ट हुआ यूरोप पूरे पे, और अमेरिका वर्सेस यूरोप चल रहा है, और तीसरी मार्केट है हम, जिसमें 2 बड़ी कुव्वतें हैं, फाइनेंशियली चाइना और दूसरा रशिया। तो बेसिकली जो 3 हिस्से और ट्रायंगुलर जो जंग चल रही है, अभी हम प्रॉपरली तो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बेसिकली यूरोप और अमेरिका जो है उसमें सरमायादार एक दूसरे को, एक रात कोई किसी को गिरा रहा है तो अगले दिन कोई किसी को उठा रहा है, और ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि
स्टॉक्स में भी हम देखते हैं बहुत अपसेट्स हो जाते हैं। 2008 का अमेरिका का रिसेशन आपको याद होगा, Yes. और अभी रिसेंटली यूके का रिसेशन आप देख लें कि स्टेट मार्केट भी जो है वो भी एक क्रैश के दहाने पे ही है। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में भी क्रिप्टो पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर लेना, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना सही है? देखिए अगेन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, एज एन इन्वेस्टर आप किसी चीज़ पे इन्हिसार नहीं कर सकते क्योंकि यू आर नॉट लॉयल टू एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास। हाँ, कन्विक्शन अपनी जगह। देखिए, आपको अगर बिटकॉइन के फ्यूचर के ऊपर कन्विक्शन है, अब वो फ्यूचर उसका कल को 10 साल 15 साल आप उसको दें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप इन्वेस्ट कर दें। आप चूंकि प्रो हैं क्रिप्टो, तो इसलिए मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड रियलिटीज पर बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें क्रिप्टो के जीतने के बहुत कम चांसेस हैं, बेशक 20 से 40 साल भी हो जाएं? नहीं, देखिए, क्रिप्टो करेंसी, पहली बात तो ये समझ लें कि क्रिप्टो करेंसी, अगर मैं एक लफ्ज में क्रिप्टो करेंसी को आपको एक्सप्लेन करूं तो क्रिप्टो करेंसी एक सॉफ्टवेयर है जो कि करेंसी बनना चाहता है और गवर्नमेंट उसको बनने नहीं देती। बिल्कुल, क्योंकि अगर पूरी दुनिया के 20% लोग अपनी 5% नेटवर्थ को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लें तो कितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो शायद बैंकरप्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट्स के लिए एक थ्रेट ऑब्वियसली है, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट अपनी आवाम को जो कंट्रोल कर रही होती है उसका सबसे बड़ा जो वेपन है उसकी करेंसी है। बिल्कुल। और क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट की पैसे या करेंसी की कदर में कमी और इजाफा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के और कम करके, ये जो सलाहियत है इनके पास, उसको अफेक्ट करती है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी को बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और ये सेंट्रल बैंक्स ये उस तरह से उसको फलने फूलने नहीं दे रहे, लेकिन अवाम का प्रेशर इन सब के ऊपर आ जाता है। अवाम ओवरराइड कर जाती है। बेसिकली हम अवाम का चाह रहे हैं आपकी मदद लेके, क्योंकि आपने सोने की एग्जांपल दी 5000 साल पुरानी। ठीक है, तो आप देख लें कि ट्रेडिंग का आज तक दुनिया में, जब से दुनिया बनी है और ट्रेडिंग बार्टर से लेके और फिर करेंसीज और कैसे कैसे पूरी ये फॉर्मेशन हुई, तो उसमें फिजिकल चीज को ही माना जाता है। नहीं, देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगा कि डिजिटल एसेट भी आज एसेट है। इसके ऊपर तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट। आई मीन, आप कितने ऐसे लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेबसाइट डोमेन्स बेचते हैं, तो डिजिटल एसेट भी एसेट तो है, इस पे तो कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। देखिए, एक चीज है, आपके पास कोई फिजिकल, जिससे जमील ने भी कहा, कोई उसकी फिजिकलिटी नहीं है उसमें। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कि एज एन इन्वेस्टर आप ट्रस्ट, देखिए, ट्रस्ट और कन्विक्शन में फर्क है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल। एंड देन देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु सेज कि दिस इज अ स्कैम ऑल टुगेदर। नहीं, it's not a scam, but you have to understand कि having conviction on something and trusting something, ये दो मुख्तलिफ चीजें। आपने ट्रस्ट किसी भी चीज पे नहीं करना है एज एन इन्वेस्टर। हाँ, कन्विक्शन आपको उसके फ्यूचर पे है कि कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इस कन्विक्शन के ऊपर अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज आप एलोकेट कर दें उस पर्टिकुलर एसेट को। तो ये इतना बड़ा याद रखते, देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई भी मार्केट क्रैश हो रही है ना, तो एज एन इन्वेस्टर आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बिल्ड होना चाहिए कि किसी एक मार्केट या किसी एक चीज के क्रैश होने के ऊपर आप रोड पे ना आ जाओ। और कितने ऐसे लोग हैं, मुझे पर्सनल, आई स्पोक टू पीपल, दे सेंड मी एन ईमेल, एक बंदा मुझे मिला, कहता है ही इवन सोल्ड हिज हाउस एंड इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। उसने तकरीबन अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, एंड ही वाज लाइक यार मैं क्या करूं, मैं तो बहुत डिप्रेशन में चला गया हूं। बिकॉज आप देखें कि पिछले साल पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की क्रिप्टो, और मजे की बात है ये इन्वेस्टमेंट तब की जब क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई के ऊपर थी, क्योंकि हमें यकीन तब आया कि ये मार्केट ऊपर जा सकती है और ऊपर जाएगी। अब ये एक और बहुत बड़ी गलती कि इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी तो किसी चीज में तभी है ना जब उसकी रेट गिरा हुआ है। एग्जैक्टली, अब तभी उसको, लेकिन हमें यकीन तब आता है जब उसका रेट उठ जाए और वो रेडी हो रिवर्स होने के लिए। तो आपका ये ख्याल है कि इस टाइम दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय क्रिप्टो? आई थिंक हम पाकिस्तान में तो दिस इज नॉट लीगल, तो अगेन नहीं, इसकी इट्स इन ग्रे एरियाज, पहली बात। और दूसरा ये है कि अगर आप क्रिप्टो एक्वायर करके लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, इससे बेहतर है आप सोना रख लें। हाँ, अगर आपने बाइंग ही करनी है, बाइंग और इन्वेस्टमेंट ही करनी है, अगर आपने कि जो रिटर्न, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका मार्केट कैप अगर बढ़ जाता है और टोटल अवेलेबल मनी सप्लाई के 8-10% को एक्वायर कर लेता है, जो रेट ऑफ रिटर्न क्रिप्टो ने प्रूव किया है वो फिर आपको और किसी चीज में एज सच शायद मिले ना। तो बट अगेन, लाख रुपए आपके पास है, 10 लाख रुपया है, आप एक सर्टेन परसेंटेज
ऐड कर दें। अगर अच्छा, मैं और- सिंपली एक क्वेश्चन करूं सॉरी जी। ना कि लालच से ज्यादा ये कुछ नहीं है, तो आप डिसएग्री करेंगे नहीं, नहीं, मेरी ना- स्टेटमेंट से भी? नहीं लालच नहीं, अगेन मैंने फिर भी हाँ, अगर आपके पास टोटल 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आप 5 में से 4 लाख रुपया क्रिप्टो में डाल रहे हैं तो फिर शायद यूर बीइंग ग्रीडी। लेकिन अगर आप जो है वो इक्वली डाइवर्सिफाई कर रहे तो हैं, व्हाट डू यू थिंक, अगर 5 लाख है तो उसमें से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? इना फिर मैं इसको फाइनेंशियल देखिए, आपने फाइनेंशियल मार्केट में जा रहे हैं, आप फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास 2 बड़ी चीजें आ रही हैं, आपके पास ये स्टॉक्स हैं, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा होगा। मेन चीज क्या है कि एक कोई भी बंदा जो मार्केट में आना चाहता है उसने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर नहीं बनना, उसने इन्वेस्टर बनना है। यस एंड एनीथिंग दैट ही फील्स के कल को उसकी वैल्यू होगी, उसमें उसने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अच्छा, एक ही और जगह पे क्या सारा लगता पैसा है? ना देखिए होता ना नॉर्मली क्या है, डाल- होता नॉर्मली क्या है कि हम लोगों को हम लोग मार्केट क्या करेगी इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए मार्केट जो मर्जी करे क्योंकि वो जो भी करेगी हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। उसके रिएक्शन में हमारी तैयारी क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है मार्केट हमें कंट्रोल करे ना, हम तो मार्केट हम कंट्रोल तो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और बादशाह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत अच्छी हेल्दी एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन रही और मैं और उम्मीद जमील ने करता हूं- बहुत सारे सवाल पूछे क्योंकि जमील के दिमाग में सिंस ही नोज सो मच अबाउट दिस क्रिप्टो करेंसी और इतना कुछ हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली मैं प्रो क्रिप्टो नहीं हूं, या आई तो नो मैं दैट। जो लोग भी आई एम प्रो क्रिप्टो। अब आप यार, और बहुत अच्छे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन Exactly. देखिए समझने की बात सिर्फ इतनी है हमारी यंगस्टर्स के लिए कि इन्वेस्ट करना है तो डिफरेंट जगहों पे करें, ये नहीं कि एक ही चीज की तरफ आप लाइक क्रिप्टो अगर आपको दिनों में मिलियनेयर बना रही Millionaire है बना रही है, तो आप उधर ही वो कर दें। घंटों में आपको जो है ना वो जीरो पे और वो वहाँ trading आपने है, वो बड़ी investing अच्छी नहीं। बात की कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो सारे के सारे आप एक चीज पे इन्वेस्ट ना कर दें, मतलब थोड़ा सा बैलेंस करें। आप सोचें कि कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए and what और is the खैर right time to क्रिप्टो invest. जो है उस पे तो मेरा नहीं ख्याल के देखिए क्रिप्टो अगर इतनी ही कामयाब हो या पिछले 10-15 सालों में जितना लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया है और बकौल हमारे एक्सपर्ट अगर आने वाले 20 सालों में भी ये ज़रूरत भी बन जाती है अगर लोगों की, तो फिर भी आप देखें कि कितने ममालिक इसमें एक लास्ट चीज मैं legalize हुआ। कहूंगा, sure. आज 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। बिल्कुल। और अगर आप जाएं और जाके चेक करें, हर 15 मिनट और 10 मिनट के बाद नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है। जी तो एक और एडवाइस है यंगस्टर्स के लिए कि मेन स्ट्रीम में काम करें। बहुत सी क्रिप्टो आपको सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर सुनने में मिलेगी, सिर्फ मेन स्ट्रीम जो 8-10 क्रिप्टोज हैं, अगर करना भी है आपने उसमें काम करें और इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको बहुत बड़ा स्किल चाहिए उसके लिए, वो पहले सीखें उसके बाद ट्रेडिंग के लिए तो 24 घंटे आपको आंख लगानी पड़ेगी, नहीं, आपको सीखना और उस पड़ता है, पूरा बहुत मेहनत सीखना चाहिए। पड़ेगा, उसका एनालिसिस Yes. करना पड़ेगा। Yes, yes. अच्छा क्विकली अगर आप मुझे बता दें, ये जो 20,000 प्लस कॉइन्स आ गए हैं, सबका सेम प्रोसेस है माइनिंग और सारी चीज़ों का ब्लॉकचेन? मुख्तलिफ है देयर डिफरेंट प्रोसेसेस। लेकिन ये अब ये भी एक बड़ी नेगेटिव चीज है कि जिसका दिल करता है उठा के क्रिप्टो बना देता है। तो देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म, वही ना, Exactly. कि जिसके ऊपर जो है वो अब मैं यही देखिए अब यही तुक नहीं बनता कि 20,000 से ज्यादा ज्यादा क्रिप्टो coins हैं। और हर 15 मिनट के बाद जो है वो क्रिप्टो लॉन्च हो रही है। यही मेरा पॉइंट है और यही मैं डिस्कशन हमेशा करता हूँ कि देखिए माइनिंग और कोडिंग हो रही है और कोई भी उठ के एक नया अपना coin बना देता crypto है। जो है वो लॉन्च कर दे, तो ये भी एक लेकिन इन्वेस्टर्स ने नेगेटिव। पैसे बहुत बनाए हैं। ट्रैक रिकॉर्ड इसका जवाब मैं यही दूंगा, है तो लालच ना। थैंक यू वेरी मच, वो थैंक यू वेरी मच। pro-crypto है, वो एक ऐसा ब्रेक नहीं लेते हैं होता जनाब, ये चीज़। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। सुबह की हर बात और पौधों की अहमियत के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, माहौल को खुशगवार रखते हैं और मौसमी पौधे होते हैं, फूल होते हैं। और अगर आप नर्सरी में जाएं तो इतनी वैरायटी मिलती है, समझ ही नहीं आता कि कौन सा पौधा आप खरीदें। और फिर जब से स्मोक शुरू हुई है तो बहुत सारे प्लांट्स को जो है ना वो डॉक्टर्स भी आजकल कह रहे हैं कि आप अपने उसको रूम में रखें, आप अपने लाउंज में रखें, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और प्लांट्स जो है ना एक ब्यूटी तो ऐड करते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मच्छर मक्खी को भी दूर करते हैं। ठीक है, आप Exactly. इंडोर प्लांट्स भी Indoor हैं। plants हैं और और- अच्छा फिर ये एक जो कहा जाता है कि बाहर के मौसम में ही पौधे लगाए जाएं, नहीं। ठीक है, जल्दी बड़े होते हैं और ठीक है वो उनकी जी, इकसाम है। इकसाम है। तो आज हमने फिर डिसाइड किया कि इस कितने? मौसम में पौधे कौन से लगाए जाएं, कौन क्योंकि से लगाए पाकिस्तान को जाते हैं? पौधों की बहुत जरूरत है।
हम हमेशा इस पर बात करते रहते हैं कि जितनी ग्रीनरी होगी उतने ही हम हेल्दी होंगे, हेल्दी होंगे, माहौल साफ होगा, सांस लेने में आसानी होगी, ये स्मॉग जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे डिफरेंट फ्लावर्स भी होते हैं, डिफरेंट पौधे होते हैं, सुबह के टाइम जो है ना उनकी खुशबू मुख्तलिफ होती है। जैसे रात की रानी की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है कि रात का पौधा है, इसकी खुशबू रात को इतनी खूबसूरत होती है। और खुशबू की जहाँ बात हो रही है तो अरोमा थेरेपीज इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए और आपके जो मूड को इन्हांस करती हैं। और आज अमन हमें लेकर जा रही हैं कि नर्सरी में जहाँ वो बता रही हैं कि कौन कौन से मौसमी पौधे हैं और इस मौसम में कौन से पौधे लग सकते हैं और उनकी कीमतें क्या हैं। यस जी अमन। हमारे पास जो सब्ज़ी की पनीरी हैं, टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, सलाद, ब्रोकली, आइसबर्ग वगैरह जो सैलेड हैं, उनके हमारे पास सीड्स भी मौजूद होते हैं। जो कस्टमर नहीं तैयार कर सकते पनीरी खुद, उनके लिए हमने खुद तैयार की हुई है सब किचन गार्डन्स की पनीरी हैं, वो सब हमसे वो परचेज़ करते हैं फिर। तो ये जो लोग हैं ये ऑर्डर पर पहले तैयार करवाते हैं आपसे, लाइक आकर, या फिर आप लोगों को उन्होंने बताया होता है पहले कि भाई हम आएंगे तो आपने इतनी प्लांटेशन के इतने सीड्स के साथ इसको तैयार कर। नहीं, इसमें ये है कि ना जो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं जो कि नुमाइशें लड़ते हैं, उनकी हम डिमांड्स पहले से तैयार कर लेते हैं फ्लावरिंग्स की, कि उनके ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, फिर उस हिसाब से उनका हम सीड्स तैयार कर मंगवाते हैं और फिर उनका पनीरी तैयार करते हैं, फिर उनको डिलीवर करते हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमें बहुत सारी पौधों की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताया है और हमें बताया कि जैसे आगे फरवरी और मार्च का महीना आएगा, फूलों की नुमाइश लगेगी, सारी चीज़ें आएंगी और जिस तरह पार्क वगैरह में भी ये लोग सारा अपनी जो सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाकर पहले से तैयार करके उन पौधों और फूलों को बेचते हैं। और वैसे अगर घरों में भी हम देखें तो बहुत हमें तरावत बख्शती हैं हमारी आँखों को ये सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से हर किसी को यहाँ पर पौधे लेने भी चाहिए, अपने घरों में लगाने भी चाहिए और उनको इंजॉय भी करना चाहिए। बिल्कुल, अमन ने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें पौधे खरीदने चाहिए, उनको अपने घरों में लगाना चाहिए। और आंखों की बिनाई के लिए जो है ग्रीनरी बहुत अच्छी है। कहा यह जाता है कि अगर आप सुबह उठ के कोई ग्रीन चीज़ देखते हैं, आप घास पे चलते हैं और साथ साथ घास को देखते भी हैं, तो आंखों की वो एक्सरसाइज भी होती है, आंखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छी है। और ऑक्सीजन की बात हो रही है जी, आजकल स्मॉग है, सांस लेना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करती चलूँ कि तुलसी का हमने अक्सर नाम सुना और इंडियन क्यूजीन का या इंडियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पौधा होता है तुलसी का जिसको अंग्रेजी में होली बेजल कहा जाता है और कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टोटकों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर तुलसी का पत्ता या तुलसी का पौधा कह लें, अगर आप अपने घर में वो लगा देते हैं गमले में तुलसी का पौधा और उसको आप अपने घर में इंडोर रख लेते हैं तो 24 घंटे में से 20 घंटे वो ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर जो है, ये बहुत हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं हमारी हवा में जो कि हमारे थ्रोट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, फेफड़ों को बहुत अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से आंखों के इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, हम देखते हैं डिफरेंट स्किन डिजीजेस भी हो रही हैं। और जब स्मोक की बात करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सांस लेना। इसलिए अगर आप तुलसी का पौधा लेते हैं और उसको अपने घर में लगाते हैं तो आपकी फिजा जो है वो आलूदगी से पाक हो जाएगी। बहुत सस्ता ये पौधा मिलता है। इसके अलावा एक और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने एक और टिप भी मैं देना चाहूंगी तुलसी के पौधे, इसीलिए तो हम इसे लाजवाब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है हिना। और फोक सिंगर आशिक हुसैन जट की आज बरसी है, नवंबर 1988 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अभी हम बात करेंगे, आपने लिमोजीन के बारे में सुना होगा, आपने देखी भी होगी, लग्जरी कार है और बहुत क्लासिक और खूबसूरत कार है, लेकिन क्या आपने लिमोजीन बाइक के बारे में सुना अच्छा, है? इसमें आप थोड़ा पूरा बताएं ना कि हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो लिमोजीन है ये एक कार कंपनी है जो गाड़ियों को लिमो करती है। लिमोजीन इटसेल्फ कोई गाड़ी प्रोड्यूस नहीं करती, तो आप कोई भी गाड़ी उनके पास लेके जाए तो वो उसको लिमो में कन्वर्ट कर देगी। तो इसी तरह हम आपको दिखाते हैं एक लिमो बाइक। हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि ये जो लिमो बाइक है ये पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आई। और क्या इजाद है भाई हमारे पाकिस्तानियों जो है। और आई जी दिखाएं, ये देखिए जी, एक मिनट जी, ये इसका बैक व्यू है और ये इसका बैक व्यू है। अभी हम आपको इसका साइड व्यू दिखाएंगे। ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये लिमोजीन बाइक है। वाओ, ऐसे क्या हम मतलब जैसा कोई नहीं। देखें, 2 पहिए आगे बाइक के और 2 पहिए पीछे लगाए हैं और 6-7 लोग जो है बड़े आराम से सफर कर रहे हैं। वैसे कितना ये कन्वीनियंट हो गया है लिमो बाइक। मुझे लग रहा है कि बहुत कन्वीनियंट हो गया है ना? बहुत सारे लोग क्या मतलब मुझे लग रहा है कि देखिए कम खर्च
सच बाला नशी, मुझे ये लग रहा है अच्छा आइडिया है। एक्सीडेंट कितना बुरा हो सकता है ये भी तो देखे ना। नहीं ये तो देखिए एक आइडिया उन्होंने कंसीव किया। एक बाइक जो है उसकी एक पावर है, उसके हिसाब से उसके टायर्स हैं, उसकी फॉर्मेशन है, आप उसके पीछे इतनी लंबी सीढ़ी लगा के और उसके पीछे दो टायर लगा के लिमो बना लिया। मैं पता है क्या सोच रही थी जमील, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि आइडिया इन्होंने जो भी दिया है या जिस तरह से इन्होंने ये लिमो बाइक बनाई है, दिस इज गुड। मतलब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करके एक सेफ्टी मेजर्स के साथ, हेलमेट्स के साथ, एक अगर प्रैक्टिकलिटी नहीं नजर आ रही आपको इसमें, बिल्कुल नहीं नजर आ इतनी लंबी बाइक कैसे होगी? बिल्कुल मुड़ेगी कैसे वो बाइक, ये तो मैंने सोचा। बिल्कुल हिना आपने बहुत अच्छा किया कि आपने टाइम से सोच लिया, वरना 2 दफा मजीद कहना पड़ा था हिना नहीं। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। अच्छा जी, अब ये जो आपको हमने बाइक दिखाई है, ये वीडियो तो वायरल हो ही चुकी है, लेकिन इस टाइम आपको ये बाइक दिखाने का मकसद ये है क्योंकि ऐसी ही एक बाइक पर जो है वो इंडियन टीम वापसी का सफर तय करने वाली है, या फिर दिल्ली पहुंच के ये सफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इरफान ज़हीर साहब से पूछ लेते हैं। इरफान ज़हीर साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान ज़हीर साहब कैसा फील कर रहे हैं वैसे जो आपकी प्रेडिक्शन थी? अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मान गए हम आपकी प्रेडिक्शन को। आपने कहा था फाइनल जो है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होगा, और कर भारत जिस तरह से जो है ना वो गायब हो गई है सेमीफाइनल्स के बाद, फाइनल में दूर दूर तक अब उनका कोई निशान नहीं नजर आ रहा। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, और पाकिस्तान को निकालने के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही थी। देखिए सब अल्लाह ताला ने फिर देखिए ना, दुआओं के बाद दवाओं ने भी असर कर दिया। हमारी मेहनत, कोशिश आंसुओं में बह गए, जो टिकट कटवाने आए थे अपना टिकट कटवा के चले गए। असल में क्रिकेटिंग सेंस में बात करें तो जैसे कल हमने मॉर्निंग शो में भी बात की और दूसरा प्री शो भी बात की, मैं इसीलिए इंग्लैंड को फेवरेट करार दे रहा था कि जो भारत की टीम है इंग्लैंड की निस्बत कोई खास टीम थी नहीं। और बॉलिंग लाइन की बात करें तो सबसे मुझे कंप्लेंसर्ट और नॉर्मल बॉलिंग लाइन अब भारत की नज़र आती थी। अगर बॉल सीम और स्विंग कर रहा है थोड़ा, तो फिर तो ये इनके बॉलर, चाहे वो आप भुवनेश्वर कुमार की बात करें, प्रदीप की बात करें, तो ये सीम और स्विंग करते हैं, शामी भी समहाउ। बट अगर विकेट थोड़ी फ्लैट हो जाती है तो फिर ये 130 नॉट से कम पेस के बॉलर हैं। शामी का थोड़ा 135 तक जाता है, तो ये तो क्लब लेवल के भी इतने पेस के बॉलर नहीं होते। इनको हिटिंग करना बड़ा आसान होता है। और फिर वो नजर आया कि इंग्लैंड ने सिर्फ रन्स किए नहीं, लाठी चार्ज किया इन पे। और इस तरह का लाठी चार्ज था कि वो सब ने देखा कि वो 10 विकेटों से जीत गए। और डायमेंशन कुछ साइड पे ग्राउंड की 85-87 मीटर की थी, उस साइड पे भी उन्होंने उतने ही बड़े छक्के लगाए जो कि स्पेक्टेटर्स के अंदर जाके गिरे। तो हमारे पेसर्स के लिए ये एक चैलेंज होगा, या आपको लगता है हमारे पेसर्स ज्यादा हावी होंगे? देखिए, जहाँ तक क्रिकेटिंग सेंस में अगेन बात करते हैं तो सबसे बेस्ट अगर बॉलिंग लाइनअप हमारी है, तो मेरा नहीं ख्याल हमारे प्लेयर्स पे कुछ इसमें किसी तरह का मेंटल ब्लॉक में आएंगे कि वो इस तरह खेल के आए। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो मुझे लगता है कि प्लेयर थोड़े रिलैक्स होंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर भारत के अगेंस्ट फाइनल होता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होना था हमारे लड़कों पे। आल्दो कि भारत उनकी निस्बत कम आपकी कह लें कि स्ट्रॉन्ग हरीफ होनी थी, बट क्योंकि हम उनके खिलाफ हमेशा एक प्रेशर में आते हैं, और ख़ास तौर पे जैसी विक्ट्री भारत ने हमसे लास्ट मैच में ली, वो हम जीता हुआ मैच हारे। देखिए, एक वैसे मैच हारना आपको प्रेशर नहीं देता, हाँ जी बिल्कुल, बट इस तरह की डिफीट जो होती है, जो आपसे स्नैच की जाती है और लास्ट बॉल के ऊपर ली जाती है, वो कई दफा पूरे आपकी कॉन्फिडेंस को शैटर करती है। ठीक है, जीता हुआ मैच हारने की बजाय ना छीना हुआ मैच कहना चाहिए जिस तरह सारा कुछ हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की जो कल के मैच में परफॉर्मेंस है और एक बड़ा टोटल था जिसको 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया, क्या ये प्रेशर बिल्ड करेगी पाकिस्तानी टीम? देखिए, इंग्लैंड का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो यही था कि हम इनको तो हराएं, फाइनल में भी इस कॉन्फिडेंस से जाएं कि दूसरी ओपोनेंट जो है उसको फील आए कि वो अंडर प्रेशर लेके आए कि हमने हराया नहीं, लास्ट ओवर तक नहीं लेके गए, हमने 4 ओवर पहले खत्म कर दिया मैच। तो उनके माइंड के अंदर डेफिनेटली ये चीज़ थी, और इसी तरह उन्होंने एग्रेसिव नोट के ऊपर मैच को फिनिश किया। बट अगेन पाकिस्तानी सब जानते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मेरा ख्याल है जिस तरह पहले दिन संडे को 95% रेन की प्रेडिक्शन है, नेक्स्ट डे भी रेन की प्रेडिक्शन है, तो दोनों साइड के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करने जा रहा हूँ कि पहले होना था कि जिसने टॉस जीतना था वो पहले बैटिंग करनी थी। बट अब वेदर जिस तरह का है, और हमें पहला मैच को याद होगा, उस टाइम भी काफ़ी बारिश हुई थी और उस दिन भी क्लाउडी था,
तो जब मॉइस्चर होता है विकेट में तो बॉल मेलबर्न के अंदर खासतौर पे बहुत सीम स्विंग करता है इनिशियली 4-5 ओवर और वही आपकी गेम को आपसे वे ले जाता है। बिल्कुल। तो दोनों साइड ने यही करना है कि जब टॉस जीतेंगे तो वो चेस की तरफ जाएंगे और कंसीडरिंग दैट कि अगर मैच शुरू हुआ कुछ रन लग गए बोर्ड पे, बारिश आ गई तो ओवर को कम किया जा सकता है, तो फिर चेस करना आसान होता है। जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग को प्रेफर करेगा ताकि उस कंडीशन को यूटिलाइज कर ले और अगर जो भी आपको रन्स ऑन टोटल ऑन बोर्ड नजर आएगा तो आपको फिर वो चेस करना संभव आसान होता है, क्योंकि जितने शॉर्टर फॉर्मेट में जाते जाओगे उतना आपको एंड में ज्यादा आइडिया होता है चेस करने के लिहाज से कि हमारे रन्स की क्या रिक्वायरमेंट है, हमने किस तरह खेलना है। और मेरा ख्याल है कि पूरा मैच तो जो कंडीशन नजर आ रही है, अब अल्लाह नोज बेटर क्या वेदर की सर्कमस्टांसेस नजर आते हैं, बट मुश्किल लग रहा है कि मैच शायद पूरा हो पाए। और होगा तो शायद ये कुछ कम ओवर कम करके करेंगे, या रिजर्व डे भी मंडे को अवेलेबल है, क्योंकि अभी जो आईसीसी की तरफ से रिलीज आया उसमें ये आया कि अगर बारिश होती है संडे को तो 10 ओवर तक की कोशिश की जाएंगे कि 10 ओवर का तो एटलीस्ट मैच हो, बट अगर वो भी नहीं हो पाता तो फिर हम नेक्स्ट डे रिजर्व डे पे मंडे को रिजर्व डे चेंज भी हो सकता है, लाइक नेक्स्ट डे भी अगर बारिश वो फिर दोनों को विक्टोरियस करार दे दिया जाएगा, दोनों वर्ल्ड चैंपियन कंसीडर होंगे। अच्छा, फिर हमें वो ये भी भी ज्यादा शुरू दुआ हो करनी चाहिए इरफान साहब, वैसे हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि बारिश क्यों हो। तो कौन जीतेगा, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर बारिश? तो देखना ये है कि इतवार का जब मैच होगा क्या वो पीर पर जाएगा, पीर वाले दिन भी खेला जाएगा रिजर्व डे वाले दिन, या फिर बारिश रंग में भंग डालेगी और दोनों टीम्स जो हैं वो चैंपियन डिक्लेयर कर दी जाएंगी। इरफान साहब आपको चांसेस क्या लग रहे हैं? देखिए जो भी सिनेरियो हो पाकिस्तान को जरूर चैंपियन होना चाहिए, वो ये पहले दिन से इरफान साहब का यही स्टांस है भाई, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मैं आप दोनों के लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ। कौन है मतलब पेट्रियोटिक अगर बंदा हो ना तो ऐसा हो। नहीं हम तो यही चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ट्रॉफी हमारा है। भी है आप कह सकते हो, और दूसरा ये है कि आपका जो मैंने शुरू से कहा, जब 2 मैच हम हारे थे तो मैंने कहना शुरू किया कि अगर हमने जीतना शुरू किया तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम होता पीक होती है, ये आपको जब मिलती है क्रिकेट के अंदर तो आप फिर किसी भी टीम को कोई भी अपोजिशन हो आप उसको क्रैश कर जाते हो। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस फाइनल के अंदर अगर हम आएंगे तो दोनों ऑब्वियसली फाइनल वर्ल्ड कप का इससे बड़ा प्रेशर गेम कोई नहीं होता, बट हमारे पे कम प्रेशर है, इंग्लैंड पे ज्यादा है, क्योंकि हम जिस सिनेरियो में जिस सर्कमस्टांसेस से निकल के आए हैं हमारे पे प्रेशर कम होगा और हमने उनके अगेंस्ट थोड़ी रिसेंट क्रिकेट खेली भी हुई है। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 चीज़ें करनी है मेरी नज़र में फाइनल के लिहाज से, एक तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह हमने देखा कि भारत नॉर्मल क्रिकेट खेली, उन्होंने सिंगल हैंडली मैच उनसे ले गए, तो आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, सब कुछ करना। दूसरा, इनके 3 प्लेयर्स को आपने आउट करना, 2 ओपनर और तीसरा बेन स्टोक। बाकी इनकी रेस्ट पूरी टीम जो है वो फॉर्म में नहीं है बैटिंग के अंदर, तो अगर आप दोनों ओपनर्स को आउट करते हो, नीचे से बेन स्टोक को तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे आते हैं, तो फिर आपके बहुत ब्राइट चांसेस है। और मेरा ख्याल है कि हमारे ओपनर जैसे जो पेयर है शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह, जिस तरह का स्पेल कर रहे हैं, दोनों ये एबिलिटी रखते हैं, फिर हारिस रऊफ फर्स्ट चेंज में आते हैं। लेट्स अज्यूम इनसे आउट नहीं होता तो फौरन से आपने अल्टरेशन करना है, आपने नवाज को लेके आना है, क्योंकि बाउंड्री बड़ी है, सब कुछ है। अगर सेटल डाउन हो गए तो फिर आपके पास चांस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइनल मैच है और स्ट्रेटजी जो है वो प्लान A, B, C तीनों दिमाग में होने चाहिए। और आपकी ये बात भी ठीक है, इंग्लैंड जब आया हमारी सीरीज हुई 5 मैचों की, वो सीरीज की 7 मैचों की, यस 3 हारे 3 जीते और 4 यस, और आखिरी मैच जो है उस पे फैसला हो गया कि इंग्लैंड जीत गया। लेकिन इंशाल्लाह ये जो फाइनल मैच T20 का है वो पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। हम दुआएं भी करेंगे और पाकिस्तानी टीम तो इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी ही इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी जनाब इंशाल्लाह मंडे को, तो संडे को हम मैच एंजॉय करेंगे और फिर मंडे को हम जीत की खुशी भी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। तो इरफान मिर्जा थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।